नमस्कार साथियों, अपना चल रहा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। आज हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म। चलो, तो भाई ये जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं, ये दो भिन्न क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है। इन्हीं दोनों को हम आज देखने वाले हैं, है ना। चलो देखो, तो एक होती है SN2 और दूसरी है SN1, है ना। चलो, नोट करो इसे पहले। चलो आगे देखो, तो पहले हम देखने वाले हैं द्वि अणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन, है ना। चलो, अब इसमें आप देखो यहां पर अपन ने ये एक सबस्ट्रेट ले रखा है, सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट और ये है न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। ये इस प्रकार से अपन शॉर्ट में लिख लेते हैं, है ना। चलो, तो भाई यहां पर क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है वो हेलोजन जिधर जुड़ा हुआ है, जैसे आप देखो हेलोजन इस तरफ जुड़ा हुआ है, तो हेलोजन के अपोजिट साइड से जो न्यूक्लियोफाइल है वो आक्रमण करता है ना। तो ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ से आक्रमण करेगा, है ना। तो यहां पर क्या होगा, देखो इधर ये सॉलिड वाली अपन इधर बना देते हैं ना। H, चलो ये डैश वाली इधर, और ये H आ जाएगा इधर ऊपर, है ना। अब देखो, अच्छा थोड़ा सा इसको समझो आप भाई। यहां पर आप देखो, इस क्लोरीन पर आएगा पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर हम देखें तो क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, है ना। क्योंकि भाई कार्बन और क्लोरीन में ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती? क्लोरीन की। तो क्लोरीन पर आएगा आंशिक ऋणावेश और कार्बन पर आएगा आंशिक धनावेश, है ना। तो यहां पर ये जो हैलाइड है ये बाहर निकलेगा, ये इस प्रकार से कार्बन और हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा, और इधर आप देखोगे तो OH और कार्बन के बीच जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे बनेगा। पार्शियली नेगेटिव और इस पर भी पार्शियली नेगेटिव, है ना। तो यहां पर ये जो अवस्था बन रही है इसे बोलते हैं संक्रमण अवस्था। क्या बोलते हैं इसे? संक्रमण अवस्था। ट्रांजिशन
ट्रांजिशन स्टेट। चलो अब आगे देखो, आगे अब क्या होगा, ये कार्बन, और देखो ये और इधर पलट जाएगा, ये वाला भी इधर आ जाएगा और ये आ जाएगा इधर, ये वाला H है ना, इस तरीके से। ये सॉलिड लाइन, तो ये H और ये डैश वाली, और ये इधर आ गया OH, ये जुड़ गया, और ये H ये इधर आ जाएगा, है ना। मतलब ये क्या है, यहां पर आप देखो ये इस तरफ है, और यहां पर आप देखो ये पलट गए, भाई आप देखो इधर पलट गए, और ये जो Cl माइनस है ये बाहर चला जाएगा, है ना। चलो तो यहां पर आप देखो पूरा ये वाला जो पार्ट है, इधर आप देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये इस तरफ है, पर इस वाले में आप देखो जो प्रोडक्ट बन रहा वो इस तरफ आ गए। तो यहां पर होता क्या है, जिस प्रकार से तेज हवा चलते समय, जब भी अपन कभी बारिश में जब छाता लेके खड़े होते हैं और जोर से हवा आती है तो जो छतरी है वो पलट जाती है, तो सेम टू सेम वो का वो यहां पर होता है ना। अगला, ये जो SN2 रिएक्शन है ना, ये एक ही चरण में होती है। अब देखो ये पूरा एक ही चरण है, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ध्यान रखना, इसमें कोई मध्यवर्ती नहीं बनता है। और यहां पर आप देखो सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, सबस्ट्रेट भी भाग ले रहा है और न्यूक्लियोफाइल भी एक ही चरण में अभिक्रिया हो रही है। तो भाई ये जो अभिक्रिया है ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया एक ही चरण में हो रही है, और अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की जो दर है दोनों की सांद्रता पर निर्भर करेगी, सबस्ट्रेट की सांद्रता पर भी और न्यूक्लियोफाइल की सांद्रता पर भी, है ना। और अभिक्रिया एक ही चरण में हो रही है। चलो देखो इधर पढ़ लो ये जो लिखा हुआ है, CH3Cl है ना, ये बना रखा अपन ने। तथा हाइड्रोक्साइड आयन, भाई ये जो OH माइनस है इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, द्वितीय कोटि बल गतिकी का अनुसरण करती है। मतलब भाई जो अभिक्रिया की कोटि है वो क्या आएगी, दो, बोल रहे ना, द्वितीय कोटि बल गतिकी का अनुसरण करती है, मतलब अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी यहाँ पर, दो। अर्थात अभिक्रिया का वेग दोनों अभिक्रियकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। दोनों अभिक्रियकों से मतलब है भैया सबस्ट्रेट और न्यूक्लियोफाइल, तो भाई ये है सबस्ट्रेट और ये है न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो यहां पर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इक्वल टू करके के, और ये सबस्ट्रेट तो ये है सबस्ट्रेट, इसको लिख दो CH3Cl, और न्यूक्लियोफाइल ले लो, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, OH माइनस। ये इस तरीके से भी अपन इसको लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है, चलो नोट करो इसे पहले।
चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अब यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, ये आपको याद रखना है ना। चलो जो हमने यहाँ पर बनाया है उसी से रिलेटेड है ना। चलो पढ़ो, एक एक करके देख लेते हैं अपन सबको। आक्रमणकारी नाभिक रागी की एल्किल हैलाइड से अन्योन क्रिया होने पर, है ना, कार्बन हैलाइड आबंध टूटता है। भाई कार्बन और हैलाइड के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा। भाई यहां पर देखो कार्बन और ये हैलाइड, तो भाई इनके बीच का जो बॉन्ड है वो टूटेगा। आगे देखो, तथा कार्बन एवं आक्रमणकारी नाभिक रागी के बीच में एक नया आबंध बनता है। मतलब भाई जो न्यूक्लियोफाइल है और कार्बन है उसके बीच में नया बॉन्ड बन जाएगा। भाई यहां पर आप देखो कार्बन और ये न्यूक्लियोफाइल, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो भाई इस बॉन्ड का टूटना और इस बॉन्ड का बनना दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ होती है ना। देखो आगे, ये दोनों प्रक्रियाएं एक साथ एक ही पद में संपन्न होती है, ध्यान रखना, एक साथ एक ही पद में संपन्न होती है, तथा कोई मध्यवर्ती नहीं बनता। ध्यान रखना, किसी भी प्रकार का कोई मध्यवर्ती यहां पर नहीं बनता। मध्यवर्ती को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरमीडिएट, है ना। आगे देखो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार तेज हवा में छाता अंदर की ओर से बाहर उलट जाता है, इसके साथ ही अपशिष्ट समूह निकल जाता है। अपशिष्ट समूह, ये भाई ये बाहर चला गया, इसे क्या बोल रहे हैं अपन, अपशिष्ट समूह। भाई ये बाहर निकल रहा तो ये क्या है, अपशिष्ट समूह। इंग्लिश में बोलते हैं इसे लिविंग ग्रुप, है ना। चलो देखो आगे, इस प्रक्रिया को विन्यास का प्रतिपन्न कहते हैं, है ना। क्योंकि भाई यहां पर क्या है, पलट रहा है, जैसे छाता पलटता वैसे ही यहां पर पलटता है, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, विन्यास का प्रतिपन्न, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ये याद रखना है ना। चलो ये नोट करो बेटा जल्दी से। चलो आगे देखो। अच्छा, अब यदि हम SN2 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम देखें तो भाई सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है मेथिल हैलाइड। अब कारण सुनो, भाई मेथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील इसलिए होता है क्योंकि आप इसमें देखो कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए और हाइड्रोजन का आकार कैसा होता है, छोटा। तो भाई नाभिक रागी के लिए ये बहुत कम अवरोध उत्पन्न करेंगे, मतलब ये सबसे कम अवरोध उत्पन्न करते हैं क्योंकि छोटे छोटे हैं, इसलिए जो अवरोध है वो लगभग सबसे कम आप बोल सकते हो, है ना। पर यहां पर आप देखो यहां पर कार्बन से CH3 जुड़ा हुआ है, भाई ये बड़ा समूह आ गया। भाई यहां पर तो देखो कार्बन से एटम ही जुड़े हुए हैं, पर अब आप देखो ये कार्बन से ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है CH3, तो अब इसका साइज बड़ा, मतलब ये अवरोध ज्यादा उत्पन्न करेगा। यहां पर देखो दो समूह आ गए CH3 CH3, तो ये और भी ज्यादा अवरोध उत्पन्न करेंगे। यहां पर आप देखो 3 समूह आ गए CH3 CH3 CH3, तो यहां पर अवरोध और भी ज्यादा होगा, मतलब ये सबसे कम क्रियाशील होगा और ये वाला सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। चलो, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर अपन बनाए तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये वाला, फिर ये, और सबसे कम तृतीयक हैलाइड, या फिर अपन इसे तृतीयक हैलाइड को 3 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 डिग्री। चलो द्वितीयक हैलाइड को 2 डिग्री और प्राथमिक हैलाइड को
1 डिग्री बोल सकते हैं, है ना। चलो पढ़ लो एक बार। सामान्य एल्किल हैलाइडों में मेथिल हैलाइड सबसे अधिक शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया देता है। तो सबसे ज्यादा शीघ्रता से SN2 अभिक्रिया कौन दे रहा है? मेथिल हैलाइड, क्योंकि इसमें केवल 3 छोटे हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। भाई ये यहां पर आप देखो, कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो यहां पर सबसे कम अवरोध होगा। अवरोध मतलब रुकावट, है ना। चलो आगे पढ़ो। तृतीयक एल्किल हैलाइड सबसे कम क्रियाशील होते हैं, क्योंकि स्थूल समूह का मतलब है बड़े समूह। स्थूल समूह का मतलब क्या है? बड़े समूह। इंग्लिश में बोलते हैं बल्की ग्रुप। क्या बोलते हैं? बल्की ग्रुप। आगमनकारी नाभिक रागी के लिए अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा जो अवरोध है वो किसमें उत्पन्न होता है? 3 डिग्री वाले में, क्योंकि यहां पर देखो CH3 CH3 CH3, है ना। चलो नोट करो इसे। कर लिया नोट? आगे देखो। चलो अगला हम पढ़ने वाले हैं एक आणविक नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इंग्लिश में बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, या इसी को अपन शॉर्ट में SN1 रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? SN1 रिएक्शन। चलो देखो यहां पर। स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? चलो भाई ये ब्रोमीन पर आप देखोगे तो पार्शियली नेगेटिव, और कार्बन पर देखोगे तो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। अब आगे देखो। CH3 CH3 CH3, है ना। भाई ये जो Br है ये बाहर चला जाएगा, तो ये Br माइनस के रूप में बाहर जाएगा। तो सीधी सी बात है, कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो भाई यहां पर क्या बन गया? ये कार्बोकेटायन। क्या बन गया? ये कार्बोकेटायन। कार्बो केटायन। चलो अब आगे देखो। तो भाई पहले चरण में क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। पहले चरण में क्या बन रहा है? कार्बोकेटायन। अगले चरण में देखो, CH3 CH3 CH3। तो दूसरे चरण में जो न्यूक्लियोफाइल है वो आक्रमण करेगा। तो ये बन जाएगा, इनको अपन साथ में लिख देते हैं ना तीनों को, CH3 का होल थ्राइस COH। चलो तो यहां पर ये प्रोडक्ट बन गया। अच्छा अब भाई यहां पर देखो, जो SN1 रिएक्शन है ये 2 चरण में हो रही है। कितने चरण में हो रही है? 2। ये पहला चरण और ये दूसरा। स्टेप सेकंड।
तो भाई जो अभिक्रिया है वो 2 चरण में पूर्ण हो रही है ना। अगला यहां पर आप देखो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बन रहा है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन, है ना। और भाई अभिक्रिया की जो दर है वो सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है। अभिक्रिया की जो दर है वो सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है। तो यदि अपन यहां पर अभिक्रिया की दर देखें, रेट, तो भाई सबसे धीमा जो चरण है वो फर्स्ट वाला है। और फर्स्ट वाले चरण में आप देखो केवल सबस्ट्रेट है। फर्स्ट वाले चरण में कौन है? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट, है ना। तो पहले वाले चरण में आप देखो केवल अपने को सबस्ट्रेट दिख रहा है। चलो तो यहां पर आप लिख दो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। या फिर अपन इसको ऐसा भी लिख सकते हैं के, और ये सबस्ट्रेट है तो लिखो CH3 का होल थ्राइस CBr। ये इस तरीके से भी अपन लिख सकते हैं यहां पर, है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। अब यहां पर कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, है ना। तो देखो SN1 अभिक्रिया जो है वो सामान्यतः ध्रुवी प्रोटिक विलायकों में होती है। किसमें होती है? ध्रुवी प्रोटिक विलायकों में। अब ध्रुवी प्रोटिक विलायकों में आप जल ले लो, एल्कोहल ले लो, या एसिटिक एसिड, या आप और कुछ इस प्रकार का ले सकते हो, है ना। चलो पढ़ो पहला पॉइंट। SN1 अभिक्रियाएं सामान्यतः ध्रुवी प्रोटिक विलायकों जैसे जल, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि में संपन्न होती है ना। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये अपन ने लिया है सबस्ट्रेट, तथा हाइड्रोक्साइड आयन, ये यहां पर आप देख लो, या फिर आप यहां पर देख लो, ये और ये न्यूक्लियोफाइल, है ना। आयन के मध्य अभिक्रिया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, तो यहां पर आपको क्या मिलेगा? तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। ये आप देखो क्या मिल रहा है आपको, ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल मिल रहा है। चलो या फिर आप ये यहां पर भी देख सकते हो, है ना। एवं प्रथम कोटि की बल गतिकी का अनुसरण करती है। मतलब यहां पर अभिक्रिया की जो कोटि है वो क्या आएगी? 1। अभिक्रिया की कोटि क्या आएगी यहां पर? 1। अर्थात अभिक्रिया का वेग केवल, तो आप अभिक्रिया का वेग बोल दो या अभिक्रिया की दर बोल सकते हो, है ना। केवल एक अभिक्रियक की सांद्रता पर निर्भर करती है जो कि तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड है ना। चलो नोट करो ये पूरा ऐसा का ऐसे ही। चलो आगे देखो। चलो अब पढ़ते जाओ। भाई मैंने अभी आपको बताया
कि ये जो अभिक्रिया है SN1 कितने चरण में हो रही है? 2। पहले चरण में कार्बोकेटाइन बनता है और दूसरे चरण में जो नाभिक रागी होता है वो कार्बोकेटाइन पर आक्रमण करता है ना। चलो देखो, यह 2 चरणों में संपन्न होती है, ध्यान रखना। कितने चरणों में संपन्न हो रही है बेटा? 2। प्रथम चरण में ध्रुवी CBr आबंध का धीमा विदलन, विदलन का मतलब होता है टूटना, एक कार्बोकेटायन तथा ब्रोमाइड आयन बनता है। तो भाई यहां पर देखो कार्बोकेटायन बनता है और एक ब्रोमाइड आयन बना, जैसा यहां पर आप देखो, ये इसके अकॉर्डिंग ही अपन ने लिखा है ना। ये कार्बोकेटायन बन रहा है और साथ में ब्रोमाइड आयन बन रहा है। चलो देखो आगे, द्वितीय चरण में इस प्रकार निर्मित कार्बोकेटायन पर नाभिक रागी के द्वारा आक्रमण होता है। तो भाई दूसरे चरण में जो नाभिक रागी है वो कार्बोकेटायन पर आक्रमण करता है तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूर्ण होती है। चलो आगे पढ़ो। चरण फर्स्ट सबसे धीमा तथा उत्क्रमणी है। भाई मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट चरण है वो सबसे धीमा होता है और उत्क्रमणी होता है, मतलब दोनों दिशाओं में चलता फर्स्ट वाला चरण। देखो यहां पर भाई, यहां पर आप देखो हमने ये दोनों डायरेक्शन में एरो लगाए, मतलब यहां पर ये वाला जो चरण है वो दोनों दिशाओं में चलता है। दोनों दिशाओं में चल रहा मतलब उत्क्रमणी हुआ। कैसा हुआ? उत्क्रमणी। आगे पढ़ो। तथा उत्क्रमणी होता है, इसमें CBr आबंध का विदलन होता है जिसके लिए ऊर्जा प्रोटिक विलायकों के प्रोटॉन द्वारा हैलाइड आयन के विलायक योजन से प्राप्त होती है। चूंकि अभिक्रिया की दर सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है। भाई जब अभिक्रिया एक से ज्यादा चरण में होती है, अभिक्रिया जब एक से ज्यादा चरण में होती है तो अभिक्रिया की जो दर होती है वो सबसे धीमे चरण पर निर्भर करती है। याद रहेगा। चलो, अतः अभिक्रिया का वेग केवल एल्किल हैलाइड, किस पर निर्भर करेगा? एल्किल हैलाइड, क्योंकि पहले चरण में केवल एल्किल हैलाइड ही भाग ले रहा है। चलो, की सांद्रता पर निर्भर करता है, ना कि हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता पर। चलो आप ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, रेट इक्वल टू के सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट क्या है? एल्किल हैलाइड है ना। चलो नोट करो ये पहले जल्दी से। चलिए नोट, आगे देखो। इसके अतिरिक्त कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा, भाई यहां पर कार्बोकेटायन बन रहा है, कार्बोकेटायन का स्थायित्व जितना अधिक होगा एल्किल हैलाइड से इसका विरचन उतना ही सरल होगा। विरचन का मतलब होता है बेटा निर्माण, तथा अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक होगा। अच्छा, तो भाई यहां पर यदि अपन SN1 के प्रति क्रियाशीलता का क्रम देखें, है ना, तो भाई यहां पर आप कंसेप्ट ध्यान रखना, रिएक्टिविटी समानुपाती होगी
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। मतलब भाई जिसका कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी होगा भाई उसके लिए रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। तो आपको क्या करना, जो भी आपको एल्किल हैलाइड दिया हुआ है उसमें से आप हैलाइड को हटाओ और कार्बोकेटाइन बना के देख लो, है ना। चलो अब यहां पर आप देखो भाई ये मेथिल हैलाइड, यहां पर आप देखो ये प्राथमिक हैलाइड, तो अपन इसको 1 डिग्री भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं अपन इसको, 1 डिग्री। तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। अच्छा यहां पर देखो ये द्वितीयक हैलाइड, या अपन इसको 2 डिग्री बोल दें, तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन है भाई वो 2 डिग्री बनेगा। चलो यहां पर आप देखो तृतीयक हैलाइड, ये 3 डिग्री, तो यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री होगा। तो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होता है, 3 डिग्री। तो भाई सीधी सी बात है, जो 3 डिग्री हैलाइड होगा, जो 3 डिग्री हैलाइड होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना। चलो तो ये ऑर्डर बन जाएगा रिएक्टिविटी का, है ना। चलो पढ़ो। एल्किल हैलाइडों में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड तीव्रता से SN1 अभिक्रिया देते हैं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व सर्वाधिक होता है ना। चलो तो ये आपको कंसेप्ट याद रखना है कि भाई जो रिएक्टिविटी है यहाँ पर SN1 के प्रति, है ना। तो रिएक्टिविटी समानुपाती काय के है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, है ना, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन, है ना। चलो नोट करो। चलो कर लिया नोट, आगे देखो। चलो अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, एलिलिक और जो बेंजिलिक हैलाइड होते हैं भाई इनकी क्रियाशीलता और भी ज्यादा होती है। कारण समझो, देखो भाई इस पे पार्शियली नेगेटिव और इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इसी प्रकार से यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव और इस पे कार्बन पे आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव, है ना। अब देखो आप आगे, तो ये हैलाइड आयन को हटाओ यहां से, तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, प्लस ये हैलाइड आयन बाहर आ जाएगा, है ना। चलो तो यहां पर आप देखो पॉजिटिव सिंगल डबल, भाई रिजोनेंस हो रहा अनुनाद, तो भाई यहां पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो रहा है ना। और भाई ये जो कार्बोकेटाइन है ये 3 डिग्री वाले से भी ज्यादा स्थायी है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं स्टेबल बाय रिजोनेंस, SBR, स्टेबल बाय रिजोनेंस। चलो यहां पर देखो
CH2 पॉजिटिव प्लस Cl माइनस। तो यहां पर भी आप देखो पॉजिटिव सिंगल डबल। तो भाई यहां पर भी आप देखो जो कार्बोकेटायन है वो अनुनाद में भाग ले रहा है। तो भाई ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो इस वाले कार्बोकेटायन से भी ज्यादा स्टेबल है। ये मतलब ये और भी ज्यादा रिएक्टिव होगा। भाई ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। चलो तो यहां भी अपन लिख लेते हैं स्टेबल बाय रिजोनेंस, है ना। तो भाई यदि अपन सबसे ज्यादा रिएक्टिव देखें तो ये वाला SN1 के प्रति सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, है ना, क्योंकि आप देखो ये रिजोनेंस के द्वारा सबसे ज्यादा स्थायी हो रहा है। तो ये वाला जो कार्बोकेटायन है वो रिजोनेंस के द्वारा सबसे ज्यादा स्थायी हो रहा है। तो सीधी सी बात है ये वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। चलो पढ़ो। एलिलिक तथा बेंजिलिक हैलाइड, ध्यान रखना एलिलिक तथा बेंजिलिक हैलाइड SN1 अभिक्रिया के प्रति अधिक क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। कारण भाई जो कार्बोकेटायन बनता है वो अनुनाद के द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है ना। चलो नोट करो ये। चलो कल्याण नोट आगे देखो। अब भाई SN1 और SN2 दोनों के प्रति यदि अपन रिएक्टिविटी देखें, है ना, भाई मैंने आपको अलग अलग बता दी, पर यदि मान लो हैलाइड आयन अलग अलग दिया हुआ, भाई अभी तक अपन जो हैलाइड आयन है वो समान लेके चल रहे थे। हैलाइड जो आयन है वो समान लेके चल रहे। अब भाई यदि हैलाइड आयन को अलग अलग कर दिया जाए तो फिर रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो इस प्रकार से रहेगा, है ना। ये दोनों के लिए सेम रहेगा, SN1 के लिए भी और SN2 के लिए भी, है ना, ये वाला ऑर्डर। चलो दोनों क्रिया विधियों SN2 और SN1 में दिए हुए एल्किल समूह के लिए हैलाइड RX, तो यहां पर जो X है हैलाइड वो अलग अलग है ना, कि क्रियाशीलता का क्रम इस प्रकार होगा, है ना, ये ध्यान रखना। तो ये वाला ऑर्डर बन जाएगा। चलो अब यदि भाई अपन कारण देखें कि यहां पर ऐसा क्यों हो रहा, तो भाई सीधी सी बात है यहां पर आप देखोगे तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। यहां पर आप बॉन्ड लेंथ देखोगे तो यहां पर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, और यहां पर आप देखोगे तो जो बॉन्ड लेंथ है वो कम है, बॉन्ड लेंथ कम है। अब भाई यहां पर आप देखो बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो सीधी सी बात है भाई जो बॉन्ड है वो आसानी से टूट जाएगा, मतलब इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना। तो यहां पर अपन लिख लेते हैं रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ज्यादा है ना। और यहां पर रिएक्टिविटी आप देखोगे, यहां पर देखो बॉन्ड लेंथ कम है, तो सीधी सी बात है जो रिएक्टिविटी है वो कम रहेगी इसकी। रिएक्टिविटी कम रहेगी इसकी, है ना। तो ये ऑर्डर याद रखना, है ना।
चलो नोट करो ये। चलो कर लिया नोट। तो यहाँ पर अपना आज का टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं कल।